मेहरा निवास के बाहर एक बड़ी सी ट्रैवलर बस आकर रुकती है। तभी घर के सभी मर्द बाहर आते हैं, जिसमें घर का मुखिया गिरधारी लाल और उसके 3 बेटे शुभम, अनूप और विक्की होते हैं। उन सभी को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो सभी किसी पिकनिक पर जा रहे हैं। अरे अब जल्दी करो, नहीं तो हमें कहीं जाने में देर न हो जाए। आज तो पापा हम खूब मस्ती करेंगे। वैसे भी बड़े दिन हो गए किसी पिकनिक पर गए हुए। सही कहा भैया, ऑफिस के काम से कभी कभी सर चकरा जाता है, इसलिए महीने में 1-2 आउटिंग तो जरूर बनती है। हाँ, तभी तो हम जेंट्स के लिए ये पिकनिक बुक करवाई है। अरे भाई, सारा हफ्ता हम लोग बाहर काम करके थक जाते हैं, तो फिर थोड़ा आराम तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा पापा। अच्छा ये बताओ, सारा सामान रख लिया ना तुम लोगों ने? हाँ पापा, सब रख लिया। तभी वहाँ खड़े होकर उस घर की औरतें उतरा हुआ चेहरा लेकर सबको बाय कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उनका भी मन था कि वो भी घूमने जाए। लेकिन उन सबको तो किसी ने एक बार पूछा तक नहीं। घर के सभी मर्द खुशी खुशी गर्मी में पिकनिक मनाने बस में बैठकर वाटर पार्क के लिए निकल गए, और वहीं बेचारी सास सुमित्रा और उसकी तीनों बहुएं नीमा, पूनम और स्वाति चेहरा लटकाकर अंदर चली जाती हैं। मेरा भी कितना मन था वाटर पार्क जाने का, मैं आज तक वहाँ नहीं गई। सच कहूँ तो मन तो मेरा भी बड़ा था, लेकिन छोड़ो ना, अब तुम जानती तो हो ना इन सब का स्वभाव कैसा है। पूनम, स्वाति, तुम दोनों साफ सफाई कर लो, तब तक मैं कपड़े धो देती हूँ। ये कहकर तीनों बहुएं काम पर लग जाती हैं। वहीं उस घर के ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ी होकर सुमित्रा की देवरानी लता की नई नवेली बहू गीतांजलि ये सब देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में औरतों के साथ ये कैसा भेदभाव हो रहा है। वो इस बारे में जाकर अपनी सास से बात करती है। कमाल है माँ जी, ताऊ जी और तीनों जेठ जी को देखकर लग रहा है वो किसी पिकनिक पर जा रहे हैं, लेकिन वो भी अपने परिवार के बिना। मतलब घर की सभी औरतें तो यही है, वो तो गई ही नहीं। बहू, भाई साहब का स्वभाव ही ऐसा है, उनका जो मन आता है वो करते हैं। तू अभी नई नई है ना इस घर में, इसलिए तू नहीं जानती उन्हें। थोड़े समय में तुझे भी सब पता चल जाएगा। अच्छा छोड़ ना ये सब, मैंने गैस पर दूध रखा है, तू जाकर उसे देख ले। जी माँ जी। ये कहानी है मेहरा परिवार की, जहाँ नीचे वाले फ्लोर पर बड़ा भाई गिरधारी लाल और उसके 3 बेटे रहते थे, और उसी के ऊपर वाले फ्लोर पर उसका छोटे भाई यानी चाचा मदन लाल का परिवार रहता था। मदन लाल की मौत तो कई साल पहले ही हो चुकी थी। अब उसके पीछे उसके परिवार में उसकी पत्नी लता, एक बेटा मयंक और उसकी पत्नी गीतांजलि रहते थे। गीतांजलि और मयंक की शादी अभी नई नई हुई थी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि मेहरा निवास में सिर्फ मर्दों का बोलबाला था, खासकर उस घर के मुखिया सेठ गिरधारी लाल का। उन्हें ऐसा लगता था कि सारा काम तो बस मर्द ही करते हैं, और औरतों को तो घर पर कुछ काम होता ही नहीं, वो तो बस घर पर आराम करती हैं। और यही सब ख्यालात अब उनके तीनों बेटों के भी बन गए थे। ऐसे ही एक रोज, नीमा, मेरे कपड़े अभी तक प्रेस क्यों नहीं हुए? तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम औरतें सारा दिन घर में करते ही क्या हो, जो तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता। वो बात नहीं है जी, मैंने तो रात को ही कपड़े प्रेस करके रख दिए थे, लेकिन अब आपको वो नहीं पहनने थे, तो इसमें मेरी क्या गलती? तो क्या गलती मेरी है? अब मैं क्या कपड़े भी तुम्हारे हिसाब से पहनूंगा? अब शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस करो। जी बस अभी लाई। तभी अपने कमरे में बैठा विक्की। नहीं, मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, मेरे लिए बनाना शेक लेकर आओ। तुम्हें पता नहीं आजकल मैं जिम जाता हूँ बॉडी बनाने। जी अभी लाई। वहीं अनूप का भी यही हाल था। फिर घिये की सब्जी, तुम्हें पता है पूनम, अब सब दोस्त ना मुझे घियाराम कहकर बुलाने लगे इस घिये को देखकर। लेकिन ये तो मैंने हफ्ते भर बाद जाकर बनाया है जी। एक बार कह दिया ना, नहीं खाना मुझे ये, रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। ये देखकर गिरधारी लाल गुस्सा हो जाता है। हम मर्द दिन भर काम करते हैं और तुम औरतें सारा दिन घर पर बस आराम ही करती रहती हो, और काम ही क्या है तुम औरतों का? अरे कम से कम हम मर्दों की जरूरत का तो ध्यान रखा करो, इतना तो कर सकती हो। खैर, जब इस बुढ़िया को ही इतने सालों से आज तक अकल नहीं आई, तो मैं इन बहुओं से क्या ही उम्मीद रखूं? ये भी इसी तरह निकम्मी है। बूढ़ी सुमित्रा खड़े होकर चुपचाप ये सब सुन रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वो मन ही मन सोचती है, सुबह तड़के 5 बजे उठकर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, साफ सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, प्रेस करना, खाना बनाना, बिना थके पूरे दिन घर के कामों में लगे रहना। आखिर इतने सालों की एक औरत की मेहनत का सचमुच में कोई मोल नहीं है। इन्हीं ख्यालों में डूबी सुमित्रा से उसकी बहू नीमा कहती है, माँ जी। हाँ बोलो नीमा बहू, किस सोच में डूब गई आप? बाबूजी दुकान पर चले गए, क्या हुआ? बाबूजी ने जो कहा उस बात का बुरा लगा क्या? नहीं बहू, मतलब हाँ, सच कहूँ तो अब इस तिरस्कार की आदत सी हो गई है। हम औरतों की जिंदगी ना सच में बड़ी अजीब है। सारी उम्र लगा दो अपने परिवार के लिए, फिर भी उसका कोई मोल नहीं। खैर छोड़ना ये सब। अच्छा बहू, मुझे कमला के यहाँ कीर्तन में जाना है, मेरे लिए 2 रोटी लगा दे, फिर मैं जाऊँ। जी माँ जी। उनका ये दुख ऊपर खड़ी गीतांजलि सुन लेती है। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके ताया ससुर कितने पुराने ख्यालों के हैं। उस रोज भी वो सब वाटर पार्क में मस्ती करके पिकनिक मनाकर शाम को घर आ गए, और आते ही अपनी अपनी पत्नियों पर हुक्म चलाने लगे। सुमित्रा, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, चल जल्दी जल्दी मेरे पैर दबा। वहीं बाकी सब भी अपनी अपनी पत्नियों से कुछ न कुछ फरमाइश करने लगते हैं।
नीमा मेरे सर की मालिश करो, थक गया आज तो। तभी गीतांजलि वहाँ दही भल्ले लेकर आती है और गिरधारी लाल के पाँव छूती है। जीती रहे बहू। ताऊ जी एक बात पूछूं, आप सब मर्द पिकनिक पर गए और घर की एक भी औरत नहीं गई, ऐसे क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि मर्द करते हैं काम और औरतें करती हैं काम। मर्द तो सारा दिन काम करते हैं, लेकिन औरतें तो बस सारा दिन आराम ही करती हैं। इसलिए आदमियों को रिलैक्स करने के लिए पिकनिक पर जाना जरूरी था। ये सुनकर घर की सभी औरतें चुप हो जाती हैं और गीतांजलि को ताऊ जी की सोच समझ आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज गांव से गिरधारी लाल के बूढ़े माता पिता शांति देवी और मनोहर उनके यहाँ शहर आते हैं। कैसे हो बाबूजी? माँ मुझे बता देते, मैं स्टेशन पर लेने आ जाता। माना कि हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि किसी पर बोझ बन जाए। हमें आज भी अपना काम खुद करने की आदत है, जैसे कई साल पहले थी। ये बात तो है। वैसे बाबूजी आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, एकदम फौजी वाला रौब। अब मनोहर और शांति अगले कुछ दिन के लिए वहीं शहर में ही अपने बेटे के घर रहते हैं। वो कई साल बाद शहर आए थे। एक रोज सभी लोग घर में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में गिरधारी लाल कहने लगा, अरे तुम औरतों को क्या पता कैसे कमाया जाता है? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हम मौसम की मार झेलकर काम पर जाते हैं, तब जाकर तुम औरतें अपना और अपने बच्चों का पेट पाल पाती हो, समझी? ये बड़ा सा घर जिसमें तुम सब आराम से रह रही हो ना, इसे मैंने बनाया है अपनी मेहनत से। औरतों की पूरी जिंदगी तो बस घर में ही हु हा करते हुए बीत जाती है? अरे असली संघर्ष तो हम मर्द करते हैं। अच्छा, और जो हम औरतें इतने सालों से दिन रात बिना छुट्टी के संघर्ष करती आ रही हैं, उसका क्या? तुम मर्द तो तब भी छुट्टी वाले दिन आराम करते हो, लेकिन हम औरतें तो 365 दिन 7 दिन 24 घंटे काम करती हैं, उसका क्या? हमें तो कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ तक कि बीमार भी होंगे तब भी सब काम हमें ही करना है। पहली बार अपने आगे अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर गिरधारी लाल गुस्से में आ जाता है और वो सुमित्रा पर हाथ उठा देता है। ये देख सभी सन्न रह जाते हैं। तभी बूढ़े दादाजी गुस्से में बोलते हैं, गिरधारी लाल, हमने तुझे ये सब सिखाया था क्या? तू तो शहर आकर कितना बदल गया रे। औरत का सम्मान करना ही भूल गया। मेहरा खानदान में तो औरतों को देवी का रूप समझा जाता है। जानता है ना, हमारी कुल देवी भी एक देवी ही है। एक औरत कितना बड़ा बलिदान देती है अपनी जिंदगी का, ये तुझे क्या पता है? वो सारी जिंदगी न्यौछावर कर देती है बस अपने आदमी के घर को बसाने में। मत भूल, मैं भी कई साल फौज में नौकरी के लिए बाहर रहा हूँ। तब तेरी माँ ही थी जिसने पीछे से तुम सब बच्चों को अकेले पाला पोसा। तुम लोगों को नहलाया, खिलाया, पिलाना, सुलाना, बाथरूम ले जाना, स्कूल छोड़ना, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, है और यहाँ तक कि खेती का काम करना, ये सब इसने अकेले किया है। साथ ही तुम सबको पाला पोसा भी है। ऐसे ही तेरी पत्नी सुमित्रा ने भी तेरे बच्चों की देखभाल की, सारा काम किया, और वही सब अब तेरी बहुएं भी कर रही हैं। इसे औरतों की कदर समझ नहीं आएगी। सुमित्रा और तीनों बहुओं, चलो तुम सब अपना अपना सामान बांधो और हमारे साथ गांव चलो। अब जब इन्हें हर काम खुद करना पड़ेगा ना, तब तुम्हारी कदर पता चलेगी। गांव से आए सुमित्रा के सास ससुर उन सबको अपने साथ गांव ले जाते हैं। अब घर का सारा काम उन चारों मर्दों को अकेले करना पड़ता है और इन सब में एक ही दिन में उनकी हालत खराब हो जाती है। वो झट से गाँव जाकर अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं। अब आज मुझे समझ में आया, घर का काम सबसे कठिन होता है। औरत तो सचमुच कितनी मेहनती और शक्तिशाली होती है, जो बिना थके सारी उम्र बस काम ही काम करती है। बिल्कुल सही ताऊ जी, भले ही घर के काम की कोई तनख्वाह नहीं होती, लेकिन उसकी मेहनत, समय और थकावट सबसे ज्यादा होती है। काम सिर्फ दफ्तर या खेत में ही नहीं होता, बल्कि घर संभालना भी उतना ही बड़ा और मूल्यवान काम है। उस दिन के बाद से गिरधारी लाल को समझ आ गया कि औरत सच में कितनी महान है। साथ ही गीतांजलि का गांव से ददिया ससुर और ददिया सास को बुलाने का मकसद भी पूरा हो गया। जी हाँ, उसी ने उन दोनों को सब बात फोन पर बताकर शहर बुलाया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि गिरधारी लाल की अक्ल वही ठिकाने लगा सकते हैं।